Hello friends, this is Vikas Kumar. Welcome you all from Modulation Institutes. So let's start the next topic. The next topic is GOC. तो GOC में हमारा मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है वो आज हम जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम जो अभी लास्ट लेक्चर जो हमारा ख़त्म हुआ था वो लास्ट लेक्चर था हमारा हाइब्रिडाइजेशंस। तो हाइब्रिडाइजेशंस में हमने जो कुछ भी पढ़ाई किया वो तमाम चीज़ें अभी आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। फ़िलहाल तो आपको मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ GOC का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और वो है हमारा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है। सबसे पहले हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करेंगे, उसके बाद हम GOC स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले चूँकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी स्टार्ट जो हम करने वाले हैं आपको GOC, तो GOC में उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में जानते हैं, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे GOC। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, आपको जानना बहुत ज़रूरी है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में। तो देखिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखिए पहले आराम से समझ लीजिए, फिर हम स्टेटमेंट लिखा देंगे आपको। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आपको जो होता है वो कुछ इस तरह से हम समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए कोशिश करते हैं समझाने की, अगर शायद आपको समझ में आए तो कोई बात समझ जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, एक बार दोबारा रिवाइंड करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है, किसी भी एटम की एक टेंडेंसी होती है, किसी भी एटम की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को या तो लेने का या फिर देने का। तो यहाँ जो बात कर रहे हैं हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का क्या मतलब ये हुआ कि इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी एटम का जो टेंडेंसी होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की अपनी ओर जो टेंडेंसी है, किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बोलते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हुआ कि किसी भी एटम का, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी एटम की एक टेंडेंसी होती है कि इलेक्ट्रॉन को क्या करे, दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की जो टेंडेंसी होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। राइट, तो चलिए देखते हैं डेफिनेशन के तौर पे हम क्या लिखेंगे इसको। इट इज द टेंडेंसी ऑफ it is the tendency of an atom to attract the shared pair of electron, shared pair of electron of the other atoms। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ द अदर एटम्स। तो मतलब ये कहना चाह रहा है स्टेटमेंट आपसे, स्टेटमेंट ये कह रहा है कि किसी भी एटम का एक टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचने का। ओके, किसी भी एटम का क्या टेंडेंसी होता है, किसी भी एटम का टेंडेंसी क्या होता है, दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कुछ इस तरह से, मान लीजिए ए है
और बी है, ये क्या है हमारा, और वो इलेक्ट्रॉन कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा, वो हमारा शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होगा, राइट। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं बोलता हूँ कि ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है या फिर बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो मतलब ये बोलना चाह रहे हैं, सपोज मैं एक कंडीशन देता हूँ कि ए हमारा, अभी मान लेते हैं हमें नहीं पता है कि ए ज़्यादा है कि बी ज़्यादा है, ओके, तो मैं ये मान लेता हूँ कि ए हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए का क्या है, ज़्यादा है, मतलब ए की टेंडेंसी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन खींचने की, अपनी ओर खींचने का, मतलब क्या है कि बी का जो इलेक्ट्रॉन होगा, देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या है आपका, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, आपका बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, जैसा कि यहाँ पर क्या देखिए क्या लिखा हुआ है कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखिए शेयर्ड पेयर, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या किया है, यहाँ पे ए का एक इलेक्ट्रॉन होगा, बी का एक इलेक्ट्रॉन होगा, दोनों का क्या है यहाँ पर शेयर्ड किया गया है, ओके। तो यहाँ ए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, कौन सा इलेक्ट्रॉन, वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब ए बी के साथ शेयर किया है और बी हमारा ए के साथ शेयर किया हुआ है, मतलब ए जो है इलेक्ट्रॉन खींच रहा है किसका, बी का, तो मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, ए अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, राइट। तो ए अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हुई, ज्यादा हुई, ओके। तो केस 2 ये हमारा केस 1 है, केस 2 में क्या होगा, मान लीजिए कि आपका ए बी है, तो अगर मान ले यहाँ हमने क्या माना है, ए इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, अपनी ओर खींच रहा है, मान लेते हैं अब हम बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, बी का ज़्यादा है, तो बी का ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ कि बी की ओर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, खिंचाएगा, तो जिसका भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, ज़्यादा होगा, उसकी ओर क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिक क्या चला जाएगा, उधर की ओर खिंचा चला जाएगा। तो मतलब क्या हुआ कि किसी भी एटम का क्या बोला जा रहा है, किसी भी एटम का क्या टेंडेंसी होता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की जो टेंडेंसी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं, राइट। तो देखिए आपको समझ में आया होगा ये बात। तो सिंपल सा चीज़ है, सिंपल है, आपको उतना सोचने की जरूरत नहीं है, सिंपल क्या कहना है कि किसी भी एटम का, कोई भी एटम, हम किसी भी एटम की बात कर लेते हैं, कोई भी एटम की टेंडेंसी क्या होता है, अब वो कोई भी एटम, जैसे यहाँ पर ए बी है और यहाँ पर ए बी है, तो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, ए के पास क्या है, ए के पास ज़्यादा, मैं ऐसा माना हूँ, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि ए ही हो, क्योंकि ए के बारे में तो ना तो हमको ए के बारे में जानकारी है और ना ही हमें बी के बारे में जानकारी है। तो हमने एक एजम्पशन लिया है कि ए मान लीजिए ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए ज़्यादा है, तो मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन ए की ओर शिफ्ट करेगा, और मान लीजिए केस 2 में हमने लिया बी ज़्यादा है, इसका मतलब क्या होगा, वो बी की ओर शिफ्ट करेगा, राइट। तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उसकी ओर क्या चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता चला जाएगा, ओके। सो नेक्स्ट, यहाँ देखिए, यहाँ जो भी बातें आपको मैंने बताई है वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको यूज़ होने वाला है नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं, ओके। तो ओके गाइस, देखिए यहाँ पर जो भी कुछ समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो रिवाइंड करके देख लीजिएगा आप ध्यान से, आपको समझ में आ जाएगा, फाइन। अभी हम चलते हैं, अब आगे टॉपिक, अगला टॉपिक क्या है वो देखते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है अगला टॉपिक है हमारा जीओसी, ओके फ्रेंड्स। तो ध्यान से देखिएगा जीओसी क्या होता है, जीओसी, इसका नाम है हमारा जीओसी।
तो देखिएगा हमारा टॉपिक क्या है, जीओसी। जीओसी का शॉर्ट, एक्चुअली ये जीओसी जो हमारा है शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म जो जीओसी हमारा शॉर्ट फॉर्म है, इसका पूरा नाम है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसका शॉर्ट फॉर्म हमारा जो है, ये शॉर्ट फॉर्म लिखा गया है जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, तो जीओसी में हम क्या क्या पढ़ते हैं, थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं आपको, जिससे कि आपको थोड़ा पढ़ने में वो आसानी होगा। तो जीओसी देखिए सबसे बड़ा चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है आपका, जीओसी। अगर आपको जीओसी अगर समझ आ जाता है तो समझ लीजिए कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको लगभग 60 to 70% आपको ईजिली समझ में आ जाएगा आगे चल के। सॉरी। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए अभी हम क्या करेंगे, जीओसी के अंडर क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका जो नाम है वो आपका है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है हम आपको समझाएंगे बाद में। पहले ये जान लीजिए कि पहले ये देख लेते हैं हम क्या क्या पढ़ना है इसके अंदर हमको। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे उसमें इंडक्टिव इफेक्ट्स पढ़ेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट्स के बाद हम पढ़ेंगे क्या, इंडक्टिव इफेक्ट के बाद पढ़ेंगे हम रेजोनेंस। रेजोनेंस के बाद पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट्स, और रेजोनेंस के अंदर हम पढ़ेंगे हाइपर कॉन्जुगेशंस। उसके बाद हम मेसोमेरिक पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट और इसके अंदर क्या क्या होता है वो देखिए। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, सबसे पहले इसमें आएगा इंडक्टिव इफेक्ट्स, दूसरा होगा रेजोनेंस, और तीसरा होगा हमारा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ओके, और रेजोनेंस के अंदर हमारा दो पार्ट आता है। पहला होगा हमारा हाइपर कंजुगेशन, और दूसरा हमारा होगा मेसोमेरिक इफेक्ट। ओके, तो देखिए हमारे पास कितने, अब जरा इन बातों को थोड़ा देर के लिए भूल जाइए और मेरी बात पर ध्यान से सुनिएगा। देखिए जब कभी भी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, तो ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रॉन का जब कभी मूवमेंट होता है तो उसके वजह से क्या क्या इफेक्ट्स आते हैं उसके हम यहाँ पर स्टडी करेंगे फिलहाल। ओके, जीओसी का जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट मतलब कि इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट होने की वजह से, ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट होने की वजह से क्या क्या इफेक्ट्स आते हैं वो हम उसकी स्टडी करेंगे यहाँ पर। किसमें, जीओसी में। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट होने की वजह से हमें क्या क्या इफेक्ट्स दिखते हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले क्या देखने को मिल रहा है हमें, इंडक्टिव इफेक्ट्स। उसके बाद क्या देखने को मिल रहा है हमें, रेजोनेंस। उसके बाद हम यहाँ क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट्स, एंड द थर्ड एंड दिस वन इज हाइपर कॉन्जुगेशन। रेजोनेंस के अंदर हमें देखना पड़ेगा हाइपर कॉन्जुगेशन। उसके बाद यहाँ पर हमारा है मेसोमेरिक इफेक्ट्स। तो ये तमाम चीजें जो आपको देखने को मिल रहा है, किसकी वजह से देखने को मिल रहा है, एक इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट होने की वजह से क्या क्या इफेक्ट्स आपको देखने को मिलता है, ये सारी चीजें आपको स्टडी करेंगे। कहाँ पर, हम जीओसी के अंदर स्टडी करेंगे। राइट फ्रेंड्स, तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट्स। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होने की वजह से कितने सारे इफेक्ट्स आ रहे हैं, उन सारे इफेक्ट्स को हम कहाँ पढ़ेंगे, जीओसी के तहत पढ़ेंगे।
तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार इस चीज़ को एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि इन्हें ध्यान से पढ़िएगा। और इनमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है मैं वो आपको स्टार मार्क कर दे रहा हूँ, आप उसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। सबसे पहले आपका रेजोनेंस हो गया, उसके बाद फिर मेसोमेरिक हो गया, और ये आपका ये पार्ट। तो ये जो 3 पार्ट है आपको देख रहे हैं यहाँ पर, 3-4 पार्ट जो मैंने यहाँ स्टार मार्क किया हुआ है, उसको ध्यान से पढ़िएगा। इलेक्ट्रोमेरिक आपको पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो 4 पार्ट है इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर वक्त आपको इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है फ्रेंड्स। ओके, तो देखिए यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4, ये 4 पार्ट जो है आपके बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो आप हमेशा ध्यान से इसको पढ़ाई करेंगे। ओके, तो अभी जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपको सबसे पहला इंडक्टिव इफेक्ट्स। तो इंडक्टिव इफेक्ट्स हमारा सबसे पहला हुआ। तो देखिए इंडक्टिव इफेक्ट से स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है, पहले उसको निपटा लेते हैं, उसके बाद हम आगे इंडक्टिव इफेक्ट्स की बात करेंगे। ओके, तो इंडक्टिव इफेक्ट से पहले थोड़ा सा एक टॉपिक है, खास टॉपिक है, थोड़ा बात करते हैं, वो छोटा सा टॉपिक है और उसका नाम है बॉन्ड फ्यूजन। बॉन्ड फ्यूजन, बॉन्ड फ्यूजन। तो देखिए ये बॉन्ड फ्यूजन का क्या मतलब हुआ, आपको बॉन्ड तो पता ही होगा, बॉन्ड क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड्स, ये आपके बारे में तो आपको पता ही है, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड्स, ये सब जानकारी आपको पहले से ही है। तो देखिए बॉन्ड का मतलब क्या हुआ, बॉन्ड, और उसके बाद क्या आ गया, फ्यूजन। तो देखिए यहाँ पर फ्यूजन है, 2 बातें यहाँ से आती है, एक फ्यूजन होता है और दूसरा क्या होता है, फ्यूजन होता है। तो फ्यूजन और फ्यूजन में फर्क है, तो चूंकि यहाँ पर किसकी बात की गई है, फ्यूजन की बात किया। देखिए 2 बातें हैं यहाँ पर, एक होता है फ्यूजन और दूसरा होता है हमारा फ्यूजन। तो फ्यूजन मतलब हुआ तोड़ना और फ्यूजन मतलब हुआ जोड़ना। ध्यान से समझिएगा, यहां पर क्या गया, फ्यूजन, फ्यूजन मतलब जोड़ना हो गया और फ्यूजन मतलब हो गया तोड़ना। मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, यहां पर बॉन्ड फ्यूजन की बात कर रहे हैं, बॉन्ड फ्यूजन। मतलब अगर मान लीजिए ए और बी के बीच में एक बॉन्ड है और हमें क्या करना है, इसका बॉन्ड का फ्यूजन करना है। बॉन्ड फ्यूजन मतलब क्या करना चाह रहे हैं, इस बॉन्ड को आप ब्रेक करना चाह रहे हैं। ओके, बॉन्ड को आप क्या करना चाह रहे हैं, ब्रेक करना चाह रहे हैं। तो अब देखिए बॉन्ड को, ये बॉन्ड फ्यूजन जो है हमारा, बॉन्ड फ्यूजन कितने तरीके से कर सकते हैं आप, बॉन्ड का जो ब्रेकिंग, एक्चुअली बॉन्ड की ब्रेकिंग की बात कर रहे हैं हम लोग, तो बॉन्ड की ब्रेकिंग कितने तरीके से कर सकते हैं, 2 तरीके से कर सकते हैं। तो 2 तरीके से कैसे करेंगे वो देखते हैं आगे हम। देखिए बॉन्ड फ्यूजन हम 2 तरीके से करते हैं। पहला हमारा हो गया होमोलिटिक, होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, और दूसरा हम कैसे करते हैं, हेट्रोलाइटिक। ओके, तो देखिए हमने क्या लिखा है यहाँ पर, होमोलिटिक और हेट्रोलाइटिक, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन्स, और यहाँ पर हमने लिखा होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन्स। तो होमोलिटिक का क्या मतलब हुआ, होमो मतलब क्या हुआ, होमो मतलब सेम, होमो मतलब सेम हुआ, सेम मत क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब हमने अब जो लिखा था आपको यहाँ पर आपको लिखा था ए बी, लिखा था अब जस्ट थोड़ी देर पहले। तो ए बी का मतलब क्या हुआ कि ए और बी का जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा वो क्या होगा, सेम होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होने जा रहा है आपका, सेम। होमो मतलब हो गया सेम, सेम व्हाट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहे हैं। यदि यहां पर क्या हो गया, इफ EN मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहे हैं हम यहां पर, EN A इक्वल टू B,
यदि A इक्वल टू बी हो गया, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A एंड B बराबर हो गया, तो हम किसकी बात करेंगे, होमोलिटिक बॉन्ड, होमोलिटिक में चले जाएंगे। ओके, तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमें क्या करना है, अगर होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन की बात कर रहा है वो, तो ये समझना है कि हमारा जो भी कंपाउंड बने हुए, जैसे ए भी हमारा क्या है, कंपाउंड है, तो ए भी कंपाउंड मतलब जो एलिमेंट ए होगा और बी होगा, तो उन दोनों का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, हमारा जीरो होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गया, सेम हो गया। अगर डिफरेंस जीरो है, इसका मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज इक्वल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, तभी तो डिफरेंस दोनों का जीरो होगा। तो कहने का यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि ए बी का दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो गया, तो आप इसका और इसको क्या कर रहे हैं, इसका बॉन्ड का फ्यूजन कर रहे हैं। तो बॉन्ड फ्यूजन जब करोगे आप, इसका दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ना तो इलेक्ट्रॉन ये इसका खींच सकता है और ना ही बी ए का खींच सकता है। तो फिर हम ब्रेक कैसे करें, तो फिर ब्रेक करने के लिए बहुत आसान सा तरीका है हमारे पास में। हम क्या करेंगे, देखिए एक बिजनेस को अगर आपको बंद करना है और दो पावरफुल इंसान अगर उस बिजनेस को गवर्न कर रहा है या मतलब चला रहा है उस बिजनेस को, तो उस बिजनेस को आपको ब्रेक करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है कि जो जितने शेयर्स हैं, जितने शेयर आपके पास ए के पास है, मान लीजिए कि ए और बी दोनों पावरफुल इंसान है, तो आप क्या करोगे, ए के पास ए और बी दोनों इन्वेस्टमेंट किसी बिजनेस को चलाने के लिए ए और बी दोनों इन्वेस्टमेंट किया है, तो आप क्या करोगे, उन दोनों उस बिजनेस को बंद करना, तो आप क्या करोगे कि आप जितना शेयर है, ए अगर चाहेगा कि जितना शेयर है सारा शेयर मैं ले लूँ और बी चाहेगा सारा शेयर बी का मैं ले लूँ, तो क्या ये पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों सेम पावरफुल है। तो दोनों सेम पावरफुल है, तो बिजनेस को बंद करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका हो सकता है कि ए का जितना शेयर है ए को दे दिया जाए और बी का जितना शेयर है बी को दे दिया जाए, तभी ये बिजनेस को बंद किया जा सकता है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो वही चीज़ यहाँ पर है। अब इसका बिजनेस का शेयर यहाँ पर क्या है, अगर कंपाउंड की बात की जाए तो इसका बिजनेस का शेयर क्या है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बॉन्ड बनाया गया है और इन दोनों के बीच का क्या है, दो इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर किया गया है। तो यहाँ पर तो शेयरिंग इसका क्या है, इलेक्ट्रॉन शेयर है यहाँ पर। तो इस बॉन्ड को हमें ब्रेक करना है, मतलब इस बिजनेस को हमें बंद करना होगा, तो क्या करना होगा, दोनों का शेयर आपस में बांट दीजिए बराबर बराबर, तो अपना आराम से इजीली खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें वही करनी है, अपने को क्या करना है, बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। जो बॉन्ड को आपने ब्रेक किया तो ए का जो इलेक्ट्रॉन है ए को दे दीजिए और बी का इलेक्ट्रॉन क्या कीजिए, बी को दे दीजिए। देखिए बॉन्ड ब्रेक हो गया इजी वे में। तो इसका मतलब ए का जो इलेक्ट्रॉन था ए को दे दिया, अब बी का जो इलेक्ट्रॉन था बी को दे दिया आपने, तो हमारा दोनों काम हो गया, हमारा बॉन्ड भी ब्रेक हो गया और दोनों का दोनों अपना क्या है, अपना खुश भी है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। क्योंकि अगर देखिए, अगर मान लीजिए ए को सारा शेयर मिल जाता तो फिर प्रॉब्लम वहाँ क्रिएट हो जाता, क्योंकि बी उतना ही पावरफुल है जितना ए है, तो वो फिर क्या करता, वो उस पर प्रॉब्लम्स क्रिएट करता। तो इससे अच्छा ये है कि प्रॉब्लम क्रिएट ना करो, इससे बेटर ये है कि आप एक काम करो, आप अपना शेयर आप रख लो, मेरा शेयर मुझे दे दो, दैट्स ऑल। तो यहाँ पर वही हुआ कि ए अपना शेयर रख लिया और बी अपना शेयर रख लिया, मतलब उन दोनों ने मिलके जो बॉन्ड बनाया था, दो इलेक्ट्रॉन अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके जो बनाया था, वो क्या किया, अपना अपना इलेक्ट्रॉन रख लिया। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, बॉन्ड ब्रेक हो गया। अब जो आपका प्रोडक्ट के रूप में दिख रहा है आपको यहाँ पर तो वो है क्या एक्चुअली, ए पे डॉट और बी पे डॉट। अभी लास्ट लेक्चर में आप देखे थे, लास्ट लेक्चर में क्या था, लास्ट लेक्चर में ये बताया गया था कि यदि डॉट सिर्फ दिखे तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल्स बोलते हैं, राइट फ्रेंड्स। तो उसको क्या बोला जाता है, फ्री रेडिकल्स। मैंने वहां पर लिखाया नहीं था, बस कैजुअली आपको बोल दिया था मैंने, वो फ्री रेडिकल्स बोला जाता है। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड फ्री रेडिकल्स। ओके, तो देखिए यहां पर क्या बोल जाएंगे कि जब कभी भी होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा तो क्या चीज का आपका जनरेशन होगा, whenever homolytic bond fusions happens will definitely generate what, generate free radicals। ओके, तो जब कभी किसी भी कंपाउंड का अगर होमोलिटिकली बॉन्ड फ्यूजन किया जा रहा है तो वहां पर क्या होगा, आपका एक फ्री रेडिकल का जनरेशन होगा। तो देखिए यहां पर क्या होगा, आपका जनरेट क्या हो रहा है, फ्री रेडिकल्स हो रहा है। ओके, यहां पर फ्री रेडिकल्स का जनरेशन हो रहा है। चलिए अब बात करते हैं, हम लोग हाइड्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन की बात कर लेते हैं। ये फ्रेंड्स आपको देखिए समझ में आया कि नहीं आया।
तो अब आगे बात करते हैं हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन की बात कर लेते हैं। तो हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन क्या है हमारा? अब देखिए हेट्रो का क्या मतलब हुआ, हेट्रो का मतलब हुआ डिफरेंट और लैटिक का मतलब क्या हुआ, ब्रेकिंग। तो यहाँ पे तो आपको मैंने नहीं समझाया था लैटिक के बारे में, तो यहाँ मैं समझा दे रहा हूँ। हेट्रो मतलब हुआ डिफरेंट और लैटिक का मतलब हुआ ब्रेक। ओके, तो कैसा बोल रहे हैं आप? हेट्रो मतलब क्या हो गया? हेट्रो मतलब हुआ डिफरेंट। व्हाट इज डिफरेंट? डिफरेंट मतलब हुआ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अगर मान लीजिए यहाँ पर हमने क्या बोला, यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि ए बी कंपाउंड है, हमारा ए बी कंपाउंड है, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होना चाहिए? ए नॉट इक्वल टू बी होना चाहिए। ओके, अब ए नॉट इक्वल टू बी हो रहा है, इसका मतलब क्या कि ए ज्यादा हो सकता है या फिर बी ज्यादा हो सकता है। हमारे पास कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं दिया हुआ है कि ए हमारा ज्यादा है और बी कम है। तो हमें क्या करना होगा? दो केसेस लेने पड़ेंगे, ऑब्वियसली दो केसेस लेने पड़ेंगे, क्योंकि हमें ये तो पता ही नहीं है कि ए ज्यादा है कि बी ज्यादा है। जब ए का ना तो हमें ए का पता है और ना ही बी का पता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ध्यान देना, हमें दो केसेस लेना पड़ेगा। एक कंडीशन में ए को ज्यादा मानना पड़ेगा और दूसरे कंडीशन में हमें बी को ज्यादा मानना पड़ेगा, राइट? तो चलिए दो केसेस लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर ए बी एक कंपाउंड है, तो ए बी कंपाउंड दो केसेस में इसको डिवाइड कर देते हैं। केस वन ए बी है हमारा, तो ए बी हमारा क्या होगा कि यहां पर हमने क्या किया, माना है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है ए ग्रेटर देन बी माना हमने। ओके, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी, मतलब इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होगा? इसकी ओर शिफ्ट होगा। तो एक बात पता है आपको कि जिधर इलेक्ट्रॉन जाता है उधर क्या होता है? अपना नेगेटिव चार्ज लेके जाता है। ओके, जिधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा उधर की ओर क्या होगा? नेगेटिव चार्ज का डेवलपमेंट होगा। ओके, तो इधर एक हमने क्या माना? ए ग्रेटर देन माना है, तो ए ग्रेटर देन माना, इसका मतलब क्या कि ए की इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा। ए की इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा मतलब क्या? ए पर हमारा नेगेटिव आएगा और बी पर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो चलिए यहां पर देखते हैं क्या होगा। तो ए पर क्या आने वाला हमारा? नेगेटिव, और बी पर क्या आने वाला है? पॉजिटिव। ओके, अब देखिए केस टू में हमारा क्या माना है? ए इज लेस देन बी, मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं आप कि ए हमारा क्या है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन बी से। इसका मतलब ये हुआ कि बी की ओर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, क्योंकि ए आपने क्या कहा है कि ए हमने बोला है कि हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज लेसर देन बी, मीन्स आप ये कहना चाह रहे हैं कि B इज ग्रेटर देन A, मीन्स B का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या आपका A से ज्यादा है। तो मतलब ये यहाँ पे कि B आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होगा? ऑब्वियसली B की ओर शिफ्ट होगा। जब B की ओर शिफ्ट होगा मतलब B पर आपका क्या आने वाला है? नेगेटिव, और A पे क्या आने वाला है आपका? पॉजिटिव। ओके, तो देखिए अब यहाँ पर क्या आने वाला है? A इज पॉजिटिव और B पर क्या आने वाला है? नेगेटिव। ओके, तो देखिए यहां पर क्या दिख रहा है आपको? ए पे नेगेटिव, बी पे पॉजिटिव, ए पे पॉजिटिव और बी पे नेगेटिव। तो इन तमाम चीजें ये आपको जो दिख रही है पॉजिटिव नेगेटिव, ये सब क्या है? ये सब चीजें हैं आपका कार्बोकेटायन और कार्बोएनायन। तो कार्बोकेटायन क्या होता है, कार्बोएनायन क्या होता है, आपको मैं थोड़ा यहां बता दूं ऊपर में। देखिएगा ध्यान से, यहां पर अगर सी पर पॉजिटिव चार्ज आता है, ओके, अगर सी पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? कार्बोकेटायन। और सी पर नेगेटिव चार्ज आता है तो क्या बोलेंगे? इसको हम कार्बोएनायन। इसको हम क्या बोलते हैं? कार्बोएनायन। तो यहां पर वैसा ही कुछ आपको दिख रहा है, देखिए तो यहां पर ए पर नेगेटिव, बी पर पॉजिटिव, ए पे पॉजिटिव और बी पे नेगेटिव। मतलब यहां पर हमें किस चीज का जनरेशन हो रहा है? अगर हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन हो रहा है किसी बॉन्ड का अगर हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन हो रहा है तो आपको क्या देखना है? वहां पर क्या चीज का जनरेशन होगा? आपको वहां पर जनरेशन होगा किसका? आपको ये कार्बोकेटायन और एक कार्बोएनायन का जनरेशन होगा। ओके, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? जनरेशन ऑफ कार्बोकेटायन एंड कार्बोएनायन।
एनायन। ओके, तो ध्यान से देखिए, फिर से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। ए बी हमारा कंपाउंड था, हमने क्या माना, केस 1 में माना हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन ए की ओर शिफ्ट होगा। इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ पर ए की ओर शिफ्ट हो रहा है, ए पर नेगेटिव आएगा, ए पर नेगेटिव आ रहा है, बी पर पॉजिटिव आएगा, बी पर आ रहा है। अब देखिए केस 2 पे हमने क्या बोला कि ए इज लेसर देन बी, मतलब क्या हुआ कि बी हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि बी की ओर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, और बी के इलेक्ट्रॉन अगर शिफ्ट हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि इस पर नेगेटिव आएगा और इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो देखिए आप यहाँ दिख रहा है ए पर पॉजिटिव आएगा और बी पर नेगेटिव आएगा जो दिख रहा है। तो ये सब चीजें क्या है आपका, वो है आपका, ये आपका कार्बोकैटायन और कार्बो एनायन का जनरेशन हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ तक ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ेंगे मेन बातें जो आपको मैंने लास्ट में छोड़ रखा था, और वो है हमारा कार्बोकैटायन एंड दिस इज इंडक्टिव इफेक्ट्स ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट होने की वजह से क्या क्या जो इफेक्ट्स आए हैं वो हम अब पढ़ेंगे। वो पढ़ेंगे, उसके पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इन टॉपिक्स पर कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। क्योंकि अगर आप टॉपिक पढ़ रहे हैं तो बिना, अगर थ्योरी तो पढ़ लिए, थ्योरी पढ़ के अगर आप सवाल नहीं अटेम्प्ट करते हैं तो फिर इस थ्योरी का कोई मतलब नहीं रह जाता है। और चूंकि आप कहीं ना कहीं आप एक स्टूडेंट्स किस तरह के स्टूडेंट्स, एक कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हैं, तो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स होने के नाते आपको सिर्फ थ्योरी पार्ट पर ध्यान नहीं देनी है। क्योंकि थ्योरी पार्ट अगर आप समझ भी गए हैं तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सवाल को बहुत इजी तरीके से टैकल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूँ कि यदि आपके पास थ्योरी का बहुत ज़्यादा नॉलेज है और आपके पास यदि आपने प्रॉब्लम का प्रैक्टिस नहीं किया है तो वेल डेफिनेटली आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, आप एग्जाम्स में जाकर अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं। सो फर्स्ट, अभी थ्योरी आपने क्लियर किया तो अभी आप क्या करोगे, सबसे पहले इस थ्योरी पर जितने भी सवाल हैं मैं थोड़ा कुछ कराना चाहूँगा जिससे कि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में आ सकते हैं कि क्वेश्चन यहाँ से किस तरह के पूछे जाते हैं। मेंस वगैरह में क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन्स पर। फाइन, तो चलिए देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। राइट फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। तो देखिए कुछ क्वेश्चन है मेरे पास में। ओके, तो देखिए कुछ क्वेश्चन है मेरे पास बॉन्ड फ्यूजन से रिगार्डिंग है, और देखिए किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है कहता है होमोलैटिक फ्यूजन ऑफ ए हाइड्रोकार्बन will liberate, ऑप्शन ए दिया है हमारा, ऑप्शन ए है कार्बोनियम आयन, दूसरा है हमारा कार्बन आयंस, और तीसरा है हमारा फ्री रेडिकल्स, और चौथा है कार्बीन। ओके, तो देखिए अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया था कि अगर आपसे क्या पूछा जाए, आपसे कहा जाए कि होमोलैटिक बॉन्ड फ्यूजन अगर होता है तो होमोलैटिक बॉन्ड फ्यूजन में क्या होता है आपका,
होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन में किस चीज का जनरेशन होता है? आपका फ्री रेडिकल्स का जनरेशन होता है। ओके, तो यदि होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होता है, क्या जनरेशन होगा आपका? फ्री रेडिकल्स का जनरेशन होगा। और हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन होता है तो आपका क्या चीज का जनरेशन होगा? आपका कार्बोकैटायन और कार्बो एनायन का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या चीज क्वेश्चन पूछा गया आपसे? क्वेश्चन आपसे पूछा गया होमोलिटिक फ्यूजन। होमोलिटिक फ्यूजन मतलब क्या? होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन की बात कर रहा है वो। तो होमोलिटिक फ्यूजन मतलब जो कोई भी हाइड्रोकार्बन होगा, अभी कोई दिया नहीं गया है, एक पर्टिकुलर हाइड्रोकार्बन नहीं दिया गया है। तो हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या हुआ? हाइड्रोकार्बन पहले जान लीजिए क्या होता है। हाइड्रोकार्बन का मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन और कार्बन से बना हुआ जो कंपाउंड होगा उसको क्या बोलेंगे? हम हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए, एग्जांपल के तौर पर बताना चाहूंगा मैं, CH3 है और CH3 है, तो ये जो आपको कंपाउंड दिख रहा है आपको, ये कंपाउंड क्या चीज है? आपका हाइड्रोकार्बन है। इसको मैं हाइड्रोकार्बन क्यों बोल रहा हूँ? देखिए, हाइड्रोकार्बन मैं इसलिए बोल रहा हूँ इसको क्योंकि यहाँ से देखिए आपको क्या दिख रहा है? केवल कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ कंपाउंड है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। तो हाइड्रोकार्बन क्या हुआ? केवल हाइड्रोजन और कार्बन से बनने वाले वैसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से बना हुआ हो उसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन्स। ओके, तो यहाँ भी कुछ वैसा ही क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स विल लिबरेट व्हाट? विल लिबरेट ऑब्वियसली व्हाट? फ्री रेडिकल्स। तो आप देख सकते हैं इन चारों ऑप्शन में आपको कहीं ना कहीं एक ऑप्शन दिखेगा जहां पर फ्री रेडिकल्स लिखा गया। तो देखिए जरा ध्यान से, कौन सा दिख रहा है आपको? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में क्या दिखा गया आपको? फ्री रेडिकल्स। तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आसान से क्वेश्चंस होते हैं, बस आपको क्या ध्यान देना है? आपको सिंपल ध्यान देना है कि आपको कौन सा फ्यूजन में क्या फॉर्मेशंस होते हैं। ओके, तो क्वेश्चन क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर? होमोलिटिक फ्यूजन बोला गया है। तो होमोलिटिक फ्यूजन बोला गया, इसका मतलब क्या होगा? कि फ्री रेडिकल का जनरेशन होगा। ओके, एक तो ये टाइप हो गया हमारा क्वेश्चन का। दूसरा टाइप क्या होगा वो देखते हैं हम। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हेट्रोलाइटिक, क्वेश्चन है आपका हेट्रोलाइटिक फ्यूजन ऑफ कार्बन क्लोरीन बॉन्ड प्रोड्यूसेस। ओके, क्या पूछा गया? हेट्रोलाइटिक फ्यूजन ऑफ कार्बन क्लोरीन बॉन्ड प्रोड्यूसेस। तो ऑप्शन कुछ इस तरह से दे रखा है। ए में दिया हुआ आपका 2 फ्री रेडिकल्स और बी में है हमारा 2 कार्बोनियम आयंस और सी में है 2 कार्बन एनायंस, 2 कार्बन ions, and the D option is 1 cation and 1 anion। तो देखिए यहां पर क्या बोला गया क्वेश्चन में बोला गया हेट्रोलाइटिक। तो हेट्रोलाइटिक का मतलब क्या हुआ? हेट्रोलाइटिक में आपका क्या होता है? बॉन्ड फ्यूजन होता है, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। जब कभी भी हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन क्या होता है तो आपको क्या मिलता है? वहां से आपको क्या मिलेगा? वहां से एक आपको कार्बोकैटायन मिलेगा और कार्बो एनायन मिलेगा। तो देखिए कार्बोकैटायन और कार्बो एनायन कहाँ है? आपका ऑप्शन ए बी सी डी में कहीं ना कहीं आपको दिखेगा। देखिए ध्यान से, सबसे पहले ए में देखते हैं क्या मिलेगा। ए में पूछा गया 2 फ्री रेडिकल्स। तो फ्री रेडिकल तो जनरेशन होता ही नहीं है हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन में। हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन में आपको क्या फ्री रेडिकल्स मिलता है? नहीं, फ्री रेडिकल्स नहीं मिलता, आपको कार्बोकैटायन और कार्बो एनायन मिलता है। और फ्री रेडिकल्स तो आपको केवल होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन में मिलता है। तो यहां पर हमें क्या होगा? ए ऑप्शन नहीं होगा। बी में देखते हैं
2 कार्बोनियम आयंस, तो ये आपका बी में भी कार्बोनियम आयंस नहीं मिलेगा। अब आपको देखिए दूसरा क्या है, 2 कार्बन आयंस, तो ये हमारा कार्बन आयंस भी नहीं मिलता है। तीसरा चौथा ऑप्शन में देखिए क्या है, 1 केटायन एंड 1 एनायन, मतलब आपको क्या मिलेगा, एक केटायन पार्ट मिलता है और दूसरा क्या मिलता है, एनायन पार्ट। जैसे कि वहां पर देखे थे हम लोगों ने, ए नेगेटिव था और बी पॉजिटिव था। तो यहां पर क्या हुआ हमारा, यहां पर देखिए क्या है, यहां पर हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होने जा रहा है कि 1, देखिए यहां पर क्या, आप वहां पर देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। मान लीजिए ए पर अगर बी ज्यादा है तो बी पर नेगेटिव और ए पे पॉजिटिव, या फिर दूसरा ए क्या हो जाएगा पॉजिटिव और दूसरा क्या हो जाएगा बी। तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव, मतलब ये हुआ केटायन पार्ट जो यहाँ पर है, और बी क्या हो गया हमारा एनायन पार्ट है। तो जब कभी भी हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा आपको क्या मिलने जा रहा है, 2 पार्ट मिलेगा, और 2 पार्ट क्या होगा, केटायन पार्ट और एनायन पार्ट्स। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ देखिए आपका डी आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि और तीसरे टाइप का क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है इस टॉपिक पर। एंड आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आएगी, बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा गया है, इन CH3CH2OH the bond that undergoes heterolytic cleavage most rarely is, और आपके पास यहां पर ऑप्शन दे रखा है, ए में जो ऑप्शन दिया आपको CC बॉन्ड, और बी में दिया हुआ आपका CO बॉन्ड, सी में दिया हुआ है आपका CH बॉन्ड, एंड द डी इज OH बॉन्ड। ओके, तो देखिए यहां पर आपको क्या क्वेश्चन पूछा गया, कह रहा है कि CH3CH2OH, कह रहा आपसे कि इन CH3CH2OH द बॉन्ड दैट अंडरगोज हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। हेटेरोलाइटिक क्लीवेज का क्या मतलब हुआ, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज, क्लीवेज का क्या मतलब होता है, क्लीवेज का मतलब होता है ब्रेकिंग। ओके, तो यहां पर क्या हो गया, देखिए हेटेरोलाइटिक क्लीवेज मतलब क्या, क्लीवेज का मतलब हुआ ब्रेकिंग। ओके, तो यहां पर क्या हुआ, कैसा ब्रेकिंग बोल रहा है वो, हेटेरोलाइटिक ब्रेकिंग की बात कर रहा है। और ये पूछ रहा है आपसे कि सबसे पहले ये ए बी सी और डी में जो दिखा जा रहा है आपसे, इन ABCD में बताया जा रहा है कि ABCD में सबसे पहले हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन किस में होगा। तो देखिए हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन के लिए क्या आपके लिए कंडीशन होना चाहिए, आपके लिए कंडीशन जो होना चाहिए हेटेरोलाइटिक फ्यूजन के लिए, वो कंडीशन क्या है कि जब कभी भी हेटेरोलाइटिक की बात की जाए तो हमें क्या, किस बात पर ध्यान जाता है, हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर ध्यान जाता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यदि बराबर हो गया दोनों में, तो आपका बॉन्ड फ्यूजन किस कंडीशन में चला गया, वो आपका चला गया, अगर दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर हो गया तो वो कहाँ चला गया, कौन सा सिचुएशन को फेवर करने लगा, वो आपका होमोलिटिक सिचुएशन को फेवर करने चला गया। ओके, लेकिन हमें होमोलिटिकली नहीं जाना है, होमोलिटिकली नहीं जाना है, किस में जाना है हमको, हेटेरोलाइटिक जाना है। तो हेटेरोलाइटिक चला गया, तो हेटेरोलाइटिक की बात किया जा रहा है। तो हेटेरोलाइटिक में मतलब क्या बोल रहा है, हेटेरोलाइटिक का मतलब हुआ कि जो दो एटम है, दोनों एटम में क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होना चाहिए। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस यदि
जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का डिफरेंस कम होगा वो क्या होगा, उतना ही आपका वो होमोलिटिक फ्यूजन की ओर चला जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यदि सेम कर दिया जाए, अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर सेम हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो हमारा वो बॉन्ड फ्यूजन चला जाएगा होमोलिटिक में। वो हमें पूछा नहीं गया, हमसे पूछा गया हेट्रोलिटिक में। तो हेट्रोलिटिक के लिए बॉन्ड फ्यूजन क्या होना चाहिए, हम हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन के लिए क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का जो डिफरेंस होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें क्या होना चाहिए, एक का बहुत कम और दूसरे का बहुत ज़्यादा। तो देखिए यहां पर C और C है, तो इन दोनों में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है आपका, इन दोनों में जीरो डिफरेंस है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ C और C क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि जो इस कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का हुआ वही इस कार्बन का भी होगा, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब इस कार्बन का देखिए, अब इस कार्बन में क्या होगा, कार्बन और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखा जाए तो कार्बन और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो बहुत कम है। तो हमारा क्या होगा, कार्बन का देखिए एग्जैक्ट वैल्यू तो पता नहीं है कि एग्जैक्ट वैल्यू हम कितना बोल दें इसको, तो ऑलमोस्ट कार्बन और ऑक्सीजन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में डिफरेंस नहीं होता। तो उन दोनों का जो डिफरेंस अगर देखा जाए तो वो क्या होगा, नियरली बहुत आसपास मिलेगा, मतलब बहुत कम डिफरेंस होगा। तो कम डिफरेंस इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगा, लगभग आसपास ही होगा। तो जब दोनों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आसपास है तो इसका मतलब क्या होगा, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो भी क्या होगा, बहुत कम होगा। अब चेक करते हैं C का, तो C में क्या दिख रहा है हमको, C और H दिख रहा है। तो चलिए मान लेते हैं कि C का थोड़ा है, मान लीजिए 4 मान लेते हैं और हाइड्रोजन का 1 मान लेते हैं। तो C और H का अगर मान लीजिए 3 मान रहे हैं, इसका 1 मान रहे हैं, तो 3 और -1 कितना हुआ, 2। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो ऑक्सीजन, अच्छा एक चीज़ पहले मैं बता दूं आपको कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का जो सीरीज है वो कुछ इस तरह से होता है, FON क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, और कार्बन बहुत नीचे होता है। तो देखिए सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगा, ये ऊपर से नीचे जो आते हैं ये डिक्रीजिंग होता है। ओके, तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर्स में यहाँ पर लिखा गया है। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा पूरे पीरियोडिक टेबल की अगर बात की जाए तो पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसका होता है, फ्लोरीन का होता है। उसके बाद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और बाकी रेस्ट आपका नीचे चलते जाइए, तो आपका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगा, घटता चला जाएगा। तो ऑक्सीजन और कार्बन की बात किया जाए तो ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, कार्बन कम होगा। और यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन हमारा क्या है, यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन भी देखा जाए तो ये भी हमारा क्या होगा, डिफरेंस ऑलमोस्ट इनसे तो ज़्यादा कभी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर इसलिए ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगा डिफरेंस, क्योंकि एक देखिए ऑक्सीजन है और दूसरा हाइड्रोजन बहुत नीचे है। तो बहुत नीचे इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों का डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा है। तो बहुत ही ज़्यादा है इसका मतलब क्या हुआ कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है वो क्या करेगा, अपनी और इलेक्ट्रॉन जल्दी खींचेगा तो क्या होगा, बॉन्ड ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली जल्दी से ऑक्सीजन अपनी और इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसका मतलब हाइड्रोजन क्या होगा, जल्दी से ये बॉन्ड आपको ब्रेक हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो और क्या है, इस तरह के क्वेश्चन और क्या पूछे जाते हैं। चलिए इतना काफ़ी है। तो इतना आपको तो समझ में आ ही गया होगा कि क्वेश्चंस अगर बॉन्ड फ्यूजन्स पे आता है तो हमें किस तरह से उसको टैकल करना चाहिए। तो फ्रेंड्स देख लीजिए अभी तक जो भी पढ़ाया गया है, बॉन्ड फ्यूजन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, या फिर आपको स्टेटमेंट बेस्ड पे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो स्टेटमेंट बेस्ड के क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं वो आप देख लीजिएगा। तो वो कहीं ना कहीं आपका स्टेटमेंट जो होगा रिगार्डिंग आपका कोई होमोलिटिक से होगा, या फिर आपको हेट्रोलाइटिक से होगा, या इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से कंसर्न चीज़ें होंगी। तो मैंने आपको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी क्या होता है वो भी समझा दिया आपको, और उसके बाद होमोलिटिक फ्यूजन्स क्या होता है वो भी समझा दिया, हेट्रोलाइटिक क्या होता है वो भी समझा दिया, और इससे कंसर्न जितने भी क्वेश्चंस थे ऑलमोस्ट आपको मैंने करवा दिया, ताकि आपको आगे चल करके कोई ज़्यादा परेशानी ना हो। ओके, तो चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। जो जीओसी का पार्ट था वो जीओसी का पार्ट हमारा क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट्स।
ओके, तो देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है हमारा। इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, देखिए ओके, सबसे पहले देखिए हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जानकारी यहाँ पर होना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए हमने क्या किया, आपको सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बताया। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों इंपॉर्टेंट है अभी आपको पता चल जाएगा। देखिए ये हमने एक कंपाउंड लिखा है, इसमें हाइड्रोजन हमको नहीं दिखाया है, हाइड्रोजन दिखाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि अगर हाइड्रोजन नहीं लिखे गए हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हाइड्रोजन उसमें अंडरस्टूड है उसमें। ओके, तो अभी देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फ्लोरीन यहाँ पर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो चूंकि फ्लोरीन और कार्बन में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, यहाँ पर फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन के द्वारा फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो जब इसकी ओर अट्रैक्ट होगा तो इस पर क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ एक खास बात, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन को खींचा जा रहा है फ्लोरीन के द्वारा, वो कंप्लीट नहीं खींचा जा रहा है। ऐसा नहीं कि हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कार्बन से पूरा कंप्लीट ले रहा है। क्यों नहीं बोल रहा है ऐसा, क्योंकि यहाँ पर आप यहाँ पर पार्शियल चार्ज बोल रहे हैं। तो पार्शियल चार्ज होने का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन कार्बन का जो खींचा जा रहा है वो कंप्लीट नहीं खींचा जा रहा, वो जस्ट अट्रैक्ट कर रहा है। वो तो अट्रैक्ट करेगा तो मतलब कुछ भाग इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के पास आएगा और कुछ भाग हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ हो जाएगा, कार्बन के पास रहेगा। इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पर सिर्फ डेल्टा नेगेटिव डाला, एक डेल्टा नेगेटिव, और इस कार्बन चूंकि पहले नंबर का कार्बन है इसलिए इस पर हमने क्या डेल्टा पॉजिटिव डाला। तो क्या ये सब जो कार्बन है, ये सब कार्बन इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का नहीं दे पाएगा, तो बिल्कुल देगा, चूंकि डायरेक्टली नहीं देगा, लेकिन ये क्या करेगा, ये इसको देगा, फिर ये इसको देगा, फिर ये इसको देगा, फिर इसको देगा, और इस तरह से सारे सारे इलेक्ट्रॉन किधर ट्रांसफर की होगा, इसकी ओर ट्रांसफर होगा, किसकी ओर, फ्लोरीन की ओर ट्रांसफर होगा। तो चूंकि ये 2 नंबर पर है तो यहाँ पर क्या होगा, 2 डेल्टा पॉजिटिव, तीसरे पर है 3 डेल्टा पॉजिटिव, एंड चौथे पे है तो 4 डेल्टा पॉजिटिव। तो क्या सर 50 कार्बन ले तो क्या हमें 50 पॉजिटिव चार्ज होगा, तो मैं कहूँगा नहीं। क्यों, इसलिए नहीं सीधा सा एग्जाम्पल है कि अगर मान लीजिए कि आप किसी को खींच रहे हैं अगर मान लीजिए कि आप एक लाइन में खड़े हैं और एक लाइन में खड़ा होकर के आप क्या कीजिए, पहले पर्सन को आप खींचिए और आप 10 लोगों को ऐसे खींचिए कि आप मान लीजिए 10 छोड़िए, आप 4 लोग को ही जोड़ लीजिए। तो 4 लोग अपने लाइन में खड़े कर दीजिए और चारों लोग में से एक लाइन में खड़ा करके और पहले नंबर को खींचिए। तो एक बात हमें खुद आप सोचकर बताइए कि जितने फोर्स से आप पहले वाले को खींच रहे हैं, क्या उतने ही ताकत से आप सेकंड, थर्ड और फोर्थ को खींच पा रहे हैं? तो आपको पता चल जाएगा। तो ऑब्वियसली आप नहीं खींच पाएंगे। जितने फोर्स से आप पहले वाले को खींच रहे होंगे उतने फोर्स से आप सेकंड वाले को नहीं खींच सकते हैं और ना ही आप थर्ड वाले को खींच सकते हैं। तो फिर यहाँ भी तो हमारे साथ वही है, वही सिचुएशंस को आप देख रहे हैं यहाँ पर कि फ्लोरीन अगर बहुत बड़ा इंसान, अगर कोई ताकतवर इंसान है, अगर इसको खींच रहा है तो क्या उतना ही फोर्स से इसको भी खींच पा रहा हो? नहीं खींच पा रहा है। क्यों? क्योंकि जितनी दूर इस पर आप जाते जाओगे उसकी आपकी जो टेंडेंसी ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, वो आपको घटता चला जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस आपका क्या हो जा रहा है, डिस्टेंस आपका बढ़ता चला गया। और जब डिस्टेंस आपका बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं क्या होगा, आपकी पावर ऑफ अट्रैक्टिंग क्या होगा, वो भी घटता चला जाएगा। समझ आई बात है? तो यहाँ से क्या बातें पता चला हमको, ये हमारा क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। राइट फ्रेंड्स? तो हमें इंडक्टिव इफेक्ट में पहला इंफॉर्मेशन क्या मिला कि ये हमारा डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, अट्रैक्शन जो होता है डिस्टेंस पर डिपेंड कर जाता है, पहला इंफॉर्मेशन। दूसरा इंफॉर्मेशन क्या है, देखिए कि इसमें क्या होता है, परमानेंट इफेक्ट होता है। ओके, ये क्या हमारा है, परमानेंट इफेक्ट होता है। और परमानेंट क्या, देखिए परमानेंट इफेक्ट क्यों मैं बोल रहा हूं आपको, मान लीजिए कि आप फ्लोरीन को अभी कार्बन के साथ कनेक्ट कर दिया, मान लीजिए ये बोर्ड पे लिखा हुआ है, तो क्या हुआ है, बोर्ड पे लिखा हुआ है तो वो कार्बन फ्लोरीन से फ्लोरीन जो है
कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेगा और इसको उठा के हम घर चले गए तो क्या वहाँ पर आपके घर में जाके फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन देने लगेगा? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि वहाँ जाके फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ तो नहीं जाएगा, वहाँ भी तो आपका फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा ही होगा, तो वहाँ भी क्या करेगा, वहाँ भी आपका इलेक्ट्रॉन वो लेता ही रहेगा। इसका मतलब इसको कहीं भी रख दीजिए तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन हमेशा अपनी ओर लेता ही रहेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि परमानेंट जो है वो परमानेंट इफेक्ट होगा किस पर, ये सिग्मा बॉन्ड पर परमानेंट इफेक्ट होगा। मतलब कि कहीं भी इसको किसी भी सिचुएशन में इसको डाल दिया जाए तो वो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कार्बन से लेता ही रहेगा। मीन्स कि वो आपका क्या हो गया, परमानेंट इफेक्ट हो गया। अब परमानेंट दो इंफॉर्मेशन मिला आपको यहाँ से। तीसरा इंफॉर्मेशन क्या मिला कि ये कैसा इफेक्ट है, ये सिग्मा इफेक्ट है। मतलब जब कभी भी अगर आप इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें तो आप समझ जाइएगा कि ये कैसा इफेक्ट होगा, वो सिग्मा इफेक्ट होगा। ओके, तो डेफिनेशन की अगर बात, तो देखिए अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या है। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे आप, डेफिनेशन अगर लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे, इट इज द मूवमेंट ऑफ पार्शियल इलेक्ट्रॉन्स। अगर डेफिनेशन की बात की जाए it is the permanent effect on sigma bond is called inductive effect। ओके, क्या लिखा गया, इट इज द परमानेंट इफेक्ट ऑन सिग्मा बॉन्ड्स इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट्स। तो एक तो ये डेफिनेशन है, इसके कई तरह के डेफिनेशंस हैं। तो आप दूसरा डेफिनेशन ये भी बोल सकते हैं, इट इज द partial transfer of sigma electrons towards the, इसका दो डेफिनेशन बोल सकते हैं हम, it is the partial transfer of electrons towards the higher electronegative element is called inductive effect। राइट, तो क्या लिखा हमने, देखिए यहां पर एक तो ये लिखा हमने, दूसरा यहां पर लिखा गया है, क्या बोला गया, इट इज दी पार्शियल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन आपका पार्शियली ट्रांसफर हो रहा है, कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है। सो कीप इन माइंड, यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, आपका पार्शियल ट्रांसफर हो रहा है, किसकी ओर, आपका जो आपका हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है। ओके, या फिर आप बोल सकते हैं पार्शियल, यहां जो लिखा गया है, इट इज द पार्शियल ट्रांसफर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप इसको ज्यादा थोड़ा सा इजी बना सकते हैं, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन कैसा इलेक्ट्रॉन है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, तो आप यहां पे और बोल सकते हैं इसको, इट इज द पार्शियल ट्रांसफर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ओके, चलिए देखते हैं क्या लिखा गया, इट इज द पार्शियल ट्रांसफर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स मतलब की ओर, टुवर्ड्स द हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट्स। कहने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स का पार्शियल मूवमेंट, पार्शियल ट्रांसफर किसकी ओर, एक हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स की ओर का, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की ओर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना। और वो कैसा ट्रांसफर होगा, वो पार्शियल ट्रांसफर होगा, वो परमानेंट ट्रांसफर नहीं होगा।
मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होगा आपका, पार्शियली वो क्या होगा, ट्रांसफर होगा टुवर्ड्स व्हाट, टुवर्ड्स आपका जो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है उसकी ओर आपका क्या होगा, पार्शियली वो ट्रांसफर होगा। तो पार्शियली ट्रांसफर होने की वजह से क्या हो रहा है यहाँ पर आपका डेल्टा नेगेटिव या डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव आपको दिख रहा है। अगर परमानेंटली अगर होता है ट्रांसफर, तो परमानेंटली ट्रांसफर होने की वजह से क्या होगा, आपको एक या तो कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज दिखेगा या फिर कंप्लीट आपको नेगेटिव चार्ज दिखेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमें नेगेटिव चार्ज क्या मिल रहा है, डेल्टा नेगेटिव मिल रहा है। इट मीन्स इट शोज दैट द इलेक्ट्रॉन इज कमिंग फ्रॉम द अदर एटम्स as what, as partially electron is coming from the carbon to this fluorines। मतलब ये हो कि इलेक्ट्रॉन्स आपका जो आ रहा है कहाँ से आ रहा है, कार्बन की ओर से जो इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की ओर आ रहा है वो पार्शियली आ रहा है, वो कंप्लीटली नहीं आ रहा है। ओके, तो अगर वो कंप्लीटली आता तो वहाँ पर यहाँ पर क्या होता, हमारा नेगेटिव हो जाता और ये बॉन्ड क्या हो जाता, ब्रेक होकर के यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता। पर ऐसा हमें दिख नहीं रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें कैसा इलेक्ट्रॉन है, ये पार्शियल इलेक्ट्रॉन है। और वो इलेक्ट्रॉन कैसा है, दैट मस्ट बी अ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, नॉट पाई इलेक्ट्रॉन्स। और पाई बॉन्ड में हमारा इंडक्टिव इफेक्ट शो नहीं होता है। सो माइंड इट। और एक जगह कहाँ पर होता है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, जब वो टाइम आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। वो ऐसे तो मैं कैजुअली को बता सकता हूँ, लेकिन आपको अभी समझ में आएगा नहीं। और उसका नाम है मेजोमेरिक इफेक्ट्स। तो मेजोमेरिक इफेक्ट्स में एक खास टॉपिक है जहाँ पर आता है, वो मैं आपको समझा दूंगा। फिलहाल आप इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से।